गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम डिपार्टमेंट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में तो हमने बहुत इजी चीज डिस्कस करी थी कि हम कोई भी एक्सपेंस को कैसे बांटेंगे। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आराम से देखेंगे। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में केवल हम ये चीज आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ट्रांसफर प्राइस क्या होती है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ट्रांसफर प्राइस क्या होती है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि ट्रांसफर प्राइस क्या होती है। अभी कुछ भी नहीं लिखना, आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना, केवल आप समझिए ये ट्रांसफर प्राइस होती क्या है। एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट 1 है। डिपार्टमेंट 1 अपना काम कंप्लीट कर कर किसको भेज देता है? डिपार्टमेंट 2 को भेज देता है। डिपार्टमेंट 2 कंप्लीट करके किसको भेज देता है? डिपार्टमेंट 3 को भेज देता है। और डिपार्टमेंट 3 इसको क्या कर देता है? सेल कर देता है। कुछ भी गलत नहीं है, ये मैं बता चुका। डिपार्टमेंट 1 अपना काम करता है, जैसे ये क्लोथ खरीदता है या फैब्रिक में कन्वर्ट करता है, ये स्टिचिंग करता है, ये फिनिशिंग करता है, सेल आउट हो जाता है आराम से। डिपार्टमेंट 1 ने गुड्स बनाया, कितने रुपए का बनाया? मान लो 100 रुपए का बनाया। अच्छी बात है, मतलब डिपार्टमेंट 1 ने कितना खर्चा किया? 100 रुपए का खर्चा किया। अब डिपार्टमेंट 1 ने जब डिपार्टमेंट 2 को गुड्स भेजा तो डिपार्टमेंट 2 ने भी तो कुछ खर्चा किया। डिपार्टमेंट 2 ने मान लो 50 रुपए का खर्चा किया। डिपार्टमेंट 2 ने 50 का खर्चा किया। डिपार्टमेंट 3 के पास गुड्स पहुंचा। डिपार्टमेंट 3 ने कितना खर्चा किया? डिपार्टमेंट 3 ने मान लो 70 रुपीज का खर्चा किया। अब देखो, डिपार्टमेंट तीनों तक पहुंचते पहुंचते टोटल खर्चा कितना हो गया? टोटल खर्चा हो गया 220 रुपए का हो गया। कुछ भी गलत नहीं हुआ, 220 रुपए का हो गया। अब डिपार्टमेंट थ्री ने उस गुड्स को सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? मान लो 300 रुपए में सेल कर दिया। अब 300 रुपए में सेल तो कर दिया, जरा देखना कंपनी ने कितना कमाया या डिपार्टमेंट 3 ने कितना कमाया। आप बोलोगे सर 80 रुपए कमाए। कंपनी ने कितने कमाए? 80 रुपए कमाए। ये कंपनी का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया। अब जरा ये बताना, डिपार्टमेंट 1 ने खर्चा किया 100 रुपए का, अच्छी बात है। डिपार्टमेंट 2 ने 50 रुपए का खर्चा किया। डिपार्टमेंट 3 ने 70 रुपए का खर्चा किया। कंपनी की कॉस्ट आई 220 रुपए की। कंपनी ने उसको सेल कर दिया 300 रुपए में। कोई तकलीफ नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट हो गया 80 रुपए का। मुझे एक बात बताइए, इन तीनों में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है? क्या तीनों डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्या इस चीज से मैं बोल सकता हूं कि साहब अगर 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो तीनों डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? आप बता सकते हो कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है? सारी बड़ाई तो डिपार्टमेंट 3 ले जाएगा। डिपार्टमेंट 3 बोलेगा मैंने कमा के दिए 80 रुपए, देखो मैंने 80 रुपए कमा के दिए। डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 ने कुछ नहीं कमाया, सब कुछ मैंने कमाया। किसने कमाया? मैंने कमाया। मैं हूं जो भी हूं। मैं नहीं होता तो कंपनी को 80 का प्रॉफिट नहीं होता। क्या ये बात सही है? डिपार्टमेंट 3 की बात सही है। डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 डीमोटिवेट नहीं हो जाएंगे क्या? वो बोलेंगे अच्छा खाली तूने मेहनत करी, हमने जो गुड्स बनाया, हमने जो स्टिचिंग करी उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता ना। तो साहब ये प्रॉफिट किसने कितना कमाया वो आइडेंटिफाई होना जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? ताकि डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई हो सके, ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सके कि हमें पहले से अच्छा परफॉर्म करना है। अगर हम यहां पर हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अलग से इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं तो फिर ये डिपार्टमेंट और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। माना कंपनी को 80 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस तरीके से अगर प्रॉफिट होता तो ज्यादा मजा आता। कैसे? डिपार्टमेंट 1 ने 100 रुपए का खर्चा किया, ठीक है, लेकिन उसने जब डिपार्टमेंट 2 को भेजा तो कितने में भेजा? मान लो 130 रुपए में भेजा। कितना में भेजा? 130 में भेजा। और डिपार्टमेंट 2 ने कितना खर्चा किया? 50 का खर्चा किया। और कंपनी की कितनी कॉस्ट आ गई? 180 आ गई, ठीक है। अब जब इसने डिपार्टमेंट 3 को भेजा तो कितने में भेजा? मान लो 205 में भेजा। मान लो 205 में भेजा। और इसने कितने खर्चा किया? 70 का खर्चा किया। कितनी कॉस्ट आ गई? 275 आ गई। और इसने अल्टीमेट गुड्स को कितने का बेचा? 300 का बेचा। सुनना मेरी बात, मैंने क्या कर दिया अचानक। एक दूसरा तरीका लेते हैं। पहले वाले तरीके में हम उनकी परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे तो खर्चा डिपार्टमेंट 1 ने 100 का ही किया,
लेकिन उसने बोला मैं तो 30% प्रॉफिट कमाकर डिपार्टमेंट 2 को भेजूंगा। सुनना, मैं तो 30% कैलकुलेट कैसे हुआ वो बात की बात है। 30% प्रॉफिट कमाकर इसको भेजूंगा, तो सब डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट कितनी पड़ी? 130 की। अब डिपार्टमेंट 2 ने खर्चा 50 का किया था, माना। अब 180 की कॉस्ट हो गई। ये बोलता साहब मैं भी कमाऊंगा, कितने रुपए कमाऊंगा प्रॉफिट? मान लो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा 25 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। 205 कॉस्ट हो गई, 70 रुपए इसने भी खर्चा किया था, देखो 275 कॉस्ट हुई, और बेचा कितने में? 300 में। अब इस प्रोसेस में सुनना, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? कंपनी को प्रॉफिट हुआ साहब, कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को? एक तो ये प्रॉफिट हो गया साहब, कितने का प्रॉफिट हो गया? 25 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, यहां कितना प्रॉफिट हुआ सर? 25 का प्रॉफिट हो गया। 25 का ही हुआ क्या? हाँ जी, 25 का हुआ। और यहां कितना प्रॉफिट हो गया सर? यहां प्रॉफिट हो गया 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेट कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहां पर तीनों डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो गई कि साहब इस 80 रुपए में डिपार्टमेंट 1 ने कितना कमा के दिया? 30 रुपए कमा के दिया। डिपार्टमेंट 2 ने कितना कमा के दिया? 25 रुपए कमा के दिया। और डिपार्टमेंट सी ने कितना कमा के दिया? 30 रुपए कमा के दिया। तो और हर एक डिपार्टमेंट पर मैं बोल सकता हूं किसने कितनी मेहनत करी? सारी मेहनत डिपार्टमेंट 3 ने नहीं करी। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक फिक्स्ड प्रॉफिट परसेंटेज जोड़कर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। अच्छा, हम पढ़ के आ रहे हैं ट्रांसफर प्राइस। तो सर डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 को गुड्स कितने में भेजा? 130 में भेजा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। कि साहब डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 को कितने में गुड्स भेजा? 130 में भेजा। और डिपार्टमेंट 2 ने डिपार्टमेंट 3 को कितने में भेजा? 205 में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। ये ट्रांसफर प्राइस होती है। ठीक है। अच्छा सर, ये 30% क्यों जोड़ा सर? यहां पर 25 क्यों जोड़ा? तो सर सुनो, एक्चुअल में अगर डिपार्टमेंट 2 ये सामान डिपार्टमेंट 1 से ना खरीदता तो कहीं और से खरीदता। भाई मैं कपड़ा बनाता हूं, मैं कपड़ा न बनाता तो मैं कपड़ा खरीदता। भाई यहां मुझे सिलाई तो करनी है डिपार्टमेंट 2 के अंदर, लेकिन अगर मैं कपड़ा नहीं बनाता तो मैं कपड़ा खरीदता, तो वहां से मार्केट वैल्यू में कितनी की पड़ती? उतने में उतनी कॉस्ट कौन मानेगा? डिपार्टमेंट 1 अपनी सेल्स वैल्यू मानेगा। बात क्लियर हुई मैंने क्या बोला? तो सब डिपार्टमेंट की ट्रांसफर प्राइस आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि उनकी परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई हो सके। अच्छा, परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करनी क्यों जरूरी है? ताकि वो खुद को मोटिवेट कर सके और अच्छा परफॉर्म कर सके, और हम भी हर डिपार्टमेंट के ऊपर टारगेट सेट कर सके, हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सके। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे की बातें समझ में आया ट्रांसफर प्राइस क्या होती है। अच्छा सर, ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है? सर पहला तरीका तो कॉस्ट, बकवास तरीका, लेकिन तरीका तो है कि सब डिपार्टमेंट 1 जितनी कॉस्ट लगे उतनी डिपार्टमेंट 2 को भेज दे, डिपार्टमेंट 2 अपनी कॉस्ट जोड़कर डिपार्टमेंट 3 को भेज दे, और कोई भी प्रॉफिट न जोड़े। तो ये तरीका सबसे गंदा है, लेकिन तरीका है। ये भी तो एक ट्रांसफर है कि 100 का माल कितने में भेजा? 100 में भेजा। 100 का माल कितने में भेजा? 100 में भेजा। अब यहाँ 50 जुड़ गए, अब इसकी कॉस्ट 150 आ गई, इसको कितने में भेजा? 150 में भेजा। तो साहब ये आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ये भी एक तरीका है। दूसरा है सब मार्केट वैल्यू पे भेजो, बेस्ट तरीका है कि साहब जितनी वैल्यू मार्केट में है उतनी डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 से ले लेगा, और डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट 3 से ले लेगा। लेकिन इस तरीके में एक दिक्कत है। सर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि प्रैक्टिकली मार्केट वैल्यू सब चीजों की एग्जैक्ट अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि कंपटीशन खूब है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। तो तीसरा तरीका है कॉस्ट प्लस एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनी इवेल्युएट कर लेती है, जो कंपनी अपने आइडेंटिफाई कर लेती है कि साहब हमारी प्रॉफिट ये मान लेंगे, और इस प्रॉफिट के बेसिस पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई सब? चलो जी आगे चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन कैसे होगी? 3 तरीके हैं। ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस, इन दिस केस ट्रांसफर एट कॉस्ट, बट इट इज नॉट लॉजिकल। पढ़ लेना, कर लेना, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, बहुत इजी है, वापस नहीं समझाऊंगा। बिकॉज इन नॉट लॉजिकल क्यों है मार्केट कॉस्ट प्राइस वाला? बिकॉज ये एफिशिएंसी नहीं बताता किसी भी डिपार्टमेंट की। मार्केट प्राइस वाला बेस्ट तरीका होता है, मोस्ट लॉजिकल है, बट प्रैक्टिकली मार्केट वैल्यू सब जगह की अलग अलग होती है, और कईयों का तो रियल मार्केट भी नहीं होता। भाई मैं कोई सब प्रोसेस कर रहा हूं, हर एक सब प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है।
तीसरा पार्ट क्या है, बेस्ट है क्या, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसके अंदर क्या करते हैं, यही काम आएगा। इन दिस मेथड कॉस्ट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, ट्रांसफर एडिंग सम स्पेसिफिक प्रॉफिट। लो जी, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर प्राइस क्या होती है। अब आगे की बातें करते हैं सब। अब क्या बातें करनी है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, आप यहां तक कंप्लीट करना, पूरा नोट्स उतार लेना। अब उसके आगे का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, आराम से समझने की कोशिश करना। क्या डिस्कस कर रहे हैं जरा देखना। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये हेडिंग डालो तो डाल लेना, ये कंप्लीट करने के बाद ट्रांसफर प्राइस वाला पेज, ठीक है, लेकिन पहले समझना, उसके बाद बातें करेंगे। हाँ जी, डिपार्टमेंट 1 है, आराम से, बहुत प्यारी बात बताऊंगा। ये आपका डिपार्टमेंट 2 है, दो ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 को गुड्स भेजा। कितना गुड्स भेजा, सुनना। डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट पड़ी 5 लाख रुपए की। उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट जोड़ा, कितना हुआ, 6 लाख हुआ, और किसको भेज दिया, डिपार्टमेंट 2 को 6 लाख का कॉस्ट का गुड्स भेज दिया। कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं है। अब डिपार्टमेंट 1 ने कितना प्रॉफिट कमा लिया, 1 लाख रुपए का कमा लिया। अच्छी बात है। जब कंपनी डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 के अकाउंट्स कंबाइन करेगी, तो देखो ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बताया था, कि कोई भी कितना भी कमा लो, कंपनी को कितने का प्रॉफिट होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा 80 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो साहब यहां पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डिपार्टमेंट 1 ने कमाया। अब डिपार्टमेंट 2 ने इसी गुड्स को 10% प्रॉफिट जोड़कर बेच दिया, ठीक है। कितने में बेचा, 6,60,000 में बेचा। तो सब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1,60,000 का। मुझे कोई तकलीफ नहीं इस चीज के अंदर, ठीक है। लेकिन अब मैं जो बताना चाहता हूं वो सुनना। ये तो अच्छी बात थी, ये मुझे समझ में आ गया। डिपार्टमेंट 1 ने 5 लाख रुपए गुड्स 20% प्रॉफिट जोड़कर डिपार्टमेंट 2 को भेजा। मैं डिपार्टमेंट 2 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, कैसे, मान लो तू ओपनिंग स्टॉक एक बार के लिए 0 है ही नहीं, नई दुकान खोली है, नई डिपार्टमेंट है। तू डिपार्टमेंट 1 से गुड्स आ गया साहब, कितने का आ गया, 6 लाख रुपए का आ गया। बाई सेल्स सर, बाई सेल्स कितना आएगा, एक सेकेंड, हेलो, हाँ आफ्टरनून, हाँ जी। अब क्या आ जाएगा आपका, बाई सेल्स आ जाएगा, इस तरफ बाई सेल्स आ जाएगा। अब बाई सेल्स क्या आया, ये डिपार्टमेंट 2 बोलता है मैं अभी पूरा गुड्स नहीं बेच रहा हूं। मान लो मैंने 4 लाख में से 4 लाख का गुड्स बेचा, और डिपार्टमेंट 2 बोलता है मैं 10% प्रॉफिट कमाकर गुड्स बेचूंगा। तो अच्छी बात है, प्लस 10% प्रॉफिट कमाकर गुड्स बेचेगा, कितना आएगा, 4,40,000 आ जाएगा। अब 4,40,000 आया तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सर 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक क्यों आया, कि 6 लाख में से 4 लाख का कुछ बेच दिया, 2 लाख का बच गया। तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितना आया, मेरा ग्रोस प्रॉफिट आया 2,40,000 ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अच्छी बात है। अब मैं जो बताना चाहता हूं वो सुनना। कंपनी के पास ये 2 लाख का स्टॉक पड़ा है, या फिर मानो डिपार्टमेंट 2 के पास ये 2 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, लेकिन ये स्टॉक आया कहां से, ये स्टॉक वो है जो डिपार्टमेंट 1 ने भेजा था। और डिपार्टमेंट 1 ने इस पर क्या कमाया था, डिपार्टमेंट 1 ने इस पर प्रॉफिट कमाया था। क्या कमाया था, प्रॉफिट कमाया था। इस 2 लाख में कंपनी का अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है, अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है एक ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है, जो कंपनी ने अभी तक नहीं कमाया। अरे ये प्रॉफिट डिपार्टमेंट 1 ने कमा लिया, समझ में आता है, लेकिन जब कंपनी अपने ओवरऑल अकाउंट्स बनाएगी तो क्या कंपनी ने 1 लाख रुपए कमा लिए क्या। अरे एक बात बताओ, मेरे 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेजता है,
एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेजता है और 100 रुपए का सामान 120 में भेजता है। माना डिपार्टमेंट वन ने 20 रुपए कमा लिए, कंपनी ने कितने कमाए? कंपनी तो ठेंगा कमाया। कंपनी तो कब कमाएगी? जब डिपार्टमेंट टू उसको बेच देगा, डिपार्टमेंट टू उसको गुड्स को बेच देगा। मतलब इस 2 लाख में से हमें हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। और सर क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि ये प्रॉफिट कंपनी ने एक्चुअल में अभी तक नहीं कमाया। हमें उसी की कैलकुलेशन करनी है। हमें क्या करना है? उसी की कैलकुलेशन करनी है। बात क्लियर हुई? मैं क्या पढ़ने वाला हूं यहां पर? मैं पढ़ने वाला हूं कि सब अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। अच्छा, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया कि सब डिपार्टमेंट टू के क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, खुद का प्रॉफिट इंक्लूड है, कंपनी का खुद का प्रॉफिट इंक्लूड है, उस प्रॉफिट को अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। अरे ये 6 लाख बेच ही तो बचा है 2 लाख। हाँ साहब, और 6 लाख पे डिपार्टमेंट वन ने प्रॉफिट कमाया था। तो साहब जो बेच दिया वो बेच दिया, वो बल्ले बल्ले, लेकिन जो बच गया उसके प्रॉफिट को मुझे हटाना पड़ेगा। यही हमें डिस्कस करना है। बात क्लियर हुई? हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है जी। तो साहब अब हम डिस्कस करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो साहब मैं ना एक डायग्राम साथ में लूंगा, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल साथ में लूंगा और साथ में फिर हम हमारी थ्योरी भी लिखते जाएंगे। तो आप चाहो तो मेरे साथ थ्योरी भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जांपल अभी आपको नहीं लिखना, वो मैं अलग से करा दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, डिपार्टमेंट वन है और ये डिपार्टमेंट टू है। मैं डिपार्टमेंट टू का क्या बना रहा हूं? ट्रेडिंग एंड पीनल। अच्छी बात है। क्या है? वही एक बार स्टार्ट करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, डैश टू डिपार्टमेंट वन। डिपार्टमेंट वन से कितना गुड्स आया? मान लो वही बात कर लें, 6 लाख का गुड्स आ गया। अच्छी बात है। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसा भी तो है डिपार्टमेंट टू भी तो खर्चे कर सकता है, कर सकता है। मान लो इसने कितना खर्चा कर दिया? 4 लाख का खर्चा कर दिया। बाय सेल्स, सर सेल्स कितनी करी? मान लो 7,50,000 की कर दी। अच्छी बात है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? मान लो 4 लाख लिख दें एक बार, कितना बच गया? 4 लाख। लो साहब 4 लाख। अच्छी बात है। इस तरफ क्या आ गया? टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया जरा देख लें। ये भी एग्जांपल मत लिखना, फिर आप चाहो तो मेरी नोट्स में भी थ्योरी लिखी हुई है, वहां से नहीं तो आप मेरे साथ थ्योरी लिख लेना, कोई तकलीफ की बात नहीं। 750 प्लस 4 लाख माइनस 10 लाख, कितना आ गया? 150 आ गया। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। गॉट इट? कोई इश्यू नहीं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डिपार्टमेंट वन ने जब डिपार्टमेंट टू को गुड्स भेजा तो पता है डिपार्टमेंट वन ने कितना कमाया? डिपार्टमेंट वन बोलता है मैं 20% ऑन सेल्स कमाता हूं। मैंने बोला थैंक यू, तो कमाता है वो अच्छी बात है। अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, और मेरा स्टेप्स में होएगा। मैं लिख लेता हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ, आप चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ unrealized profit we will take following steps। चलो जी, स्टेप 1 क्या निकालना है? ये 4 लाख का प्रॉफिट है, ये 4 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। इस 4 लाख के क्लोजिंग स्टॉक में क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट है। प्लीज जितना टाइम देना है देना। मैं इस वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, केवल ये समझाऊंगा, बहुत जरूरी है। इस 4 लाख में क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट है। माना मुझे कैलकुलेट क्या करना है? वो अनरियलाइज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहली बात तो ये कि ये 4 लाख का स्टॉक बचा किसमें से? जो डिपार्टमेंट वन ने भेजा उसमें से बचा, या
डिपार्टमेंट 2 ने जो डायरेक्ट एक्सपेंस किए उसमें से बचा। सुनना, मैंने क्या बोला कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा 4 लाख का, ये डिपार्टमेंट 1 ने भेजा उसमें से बचा, या डायरेक्ट एक्सपेंस किया उसमें से बचा, या फिर इन दोनों में से 4 लाख बचा। सुनना, अरे 4 लाख बच गया, मान लिया ये 4 लाख बचा किस में से, 6 लाख में से बचा कि 4 लाख में से बचा, या दोनों में से बचा? आपका आंसर क्या आएगा? सर दोनों में से बचा, सर दोनों में से बचा। 6 लाख का भी थोड़ा सा हिस्सा है और डायरेक्ट एक्सपेंस का भी हिस्सा। अरे यार, जो खर्चे होते हैं, परचेज जो भी आता है उनमें से बचता है, तो सब इस 4 लाख इन दोनों में से बचा। ये बात समझ में आई। पहली बात मेरे को क्या समझ में आई? पहली बात मेरे को समझ में आई, जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो किस में से बचता है? वो जो भी एक्सपेंस होते हैं उन सब में से बचता है। इसमें सब एक्सपेंस कौन सा है? एक डिपार्टमेंट 1 से आया, वो डिपार्टमेंट 2 के लिए परचेजिंग हो गई, और डायरेक्ट एक्सपेंस किया उसमें से, तो इन दोनों में से बच गया। समझ में आती है बात। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं क्या बोलना चाहता हूं ये बताओ कि डिपार्टमेंट 1 ने जब डिपार्टमेंट 2 को गुड्स भेजा तो क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। मतलब इस डिपार्टमेंट 1 में कंपनी का प्रॉफिट इंक्लूड है। ये बताओ, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई प्रॉफिट इंक्लूड है क्या? क्या डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई प्रॉफिट इंक्लूड है क्या? बिल्कुल भी कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। फिर सुनना क्या लाइन बोली, डिपार्टमेंट 1 से जो गुड्स मिला उसमें डिपार्टमेंट 1 ने प्रॉफिट कमाया, तो इस 6 लाख में इस 6 लाख में डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट इंक्लूड है। मेरा आंसर आएगा हाँ, हाँ इंक्लूड है। मतलब खुद का प्रॉफिट इंक्लूड है। इस डिपार्टमेंट 1 के अलावा जो डायरेक्ट एक्सपेंस लगे उसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? इस 4 लाख में वो हिस्सा निकालना है, वो हिस्सा निकालना है, वो हिस्सा निकालना है जो डिपार्टमेंट 1 से आया है। सुनना, मैंने क्या बोला? अरे ये 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख इन दोनों में से मिलकर 4 लाख बचा, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? मुझे सबसे पहले वो हिस्सा निकालना है जो डिपार्टमेंट 1 से आया। क्यों सर? क्योंकि केवल इसी में प्रॉफिट इंक्लूड है, केवल इसी में प्रॉफिट इंक्लूड है। उसके अलावा बाकी में तो प्रॉफिट इंक्लूड है ही नहीं, उसके अलावा बाकी में तो प्रॉफिट इंक्लूड है ही नहीं। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? कि सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे वो हिस्सा निकालना है क्लोजिंग स्टॉक में जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो साहब जो डिपार्टमेंट 1 का हिस्सा है केवल उसी में तो प्रॉफिट इंक्लूड है, बाकी में कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। बात क्लियर हुई? तो साहब कैसे निकालू डिपार्टमेंट 1 का हिस्सा? तो मैं स्टेप 1 लिख दूं पहले, कैलकुलेशन ऑफ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, पार्ट, और लिखो साथ में, कैलकुलेशन ऑफ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच receive from department which is received from department। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनाने से पहले मैं बेसिक बात करूं आराम से। 6 लाख रुपए का गुड्स आया 10 लाख में से। अरे 6 लाख का माल आया, टोटल कितना खर्चा हुआ? टोटल कितना खर्चा प्लस परचेज हुआ 10 लाख का। तो 6 लाख इस 10 लाख में है, तो 4 लाख में कितना होगा? तो 4 लाख में कितना होगा? अरे ये 4 लाख का बचा, सिंपल लैंग्वेज में 4 लाख का बचा 10 लाख में से, ऐसा ही तो हुआ। ये 4 लाख का 10 लाख में से बचा, तो 6 लाख का हिस्सा कितना है? क्योंकि मुझे 6 लाख का हिस्सा निकालना है, तो मैं मेरा फॉर्मूला बनाना चाहूं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? देखना, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय
ट्रांसफर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डिपार्टमेंट टू ने जो भी खर्चे किए वो सब आ जाएंगे इसके अंदर, ट्रांसफर प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इंक्लूडिंग ट्रांसफर प्राइस। अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूं तो बोल सकता हूं 4 लाख बचा, किस में से बचा, 6 लाख प्लस 4 लाख इसमें से बचा, अच्छी बात है, इनटू ट्रांसफर प्राइस क्या है, इनटू ट्रांसफर प्राइस क्या है, सर मेरी ट्रांसफर प्राइस है गलती से इस क्वेश्चन में 6 लाख है, यही है, हाँ जी यही है, तो आंसर देखना कितना आया, 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 6 लाख कितना आया, 2,40,000 का आया। ये मेरा स्टेप 1 हो गया। अब इसको वापस देखते हैं, ये हिस्सा जो डिपार्टमेंट 1 का है उसमें प्रॉफिट है, बाकी का जो हिस्सा है रिमेनिंग हिस्सा उसमें वो कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंस का है, इसमें नो प्रॉफिट है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। बात क्लियर हो गई सर, एकदम क्लियर हो गई, इस वाले हिस्से में कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है और मुझे इस वाले हिस्से से मतलब भी नहीं है। मेरा स्टेप 1 आया, ये क्या आया, दिस इज द पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विच इज रिसीव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। यहां तक बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल से समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। स्टेप 2, अच्छा 2,40,000 में किसका प्रॉफिट इंक्लूड है, 2,40,000 में किसका प्रॉफिट इंक्लूड है, 2,40,000 में उस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इंक्लूड है जिसने गुड्स भेजा। अरे 2,40,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, अरे सर ये तो डिपार्टमेंट 1 से पूछो फोन करके, अरे डिपार्टमेंट वन तूने कितना प्रॉफिट कमाया रे 240 पर, तो मतलब स्टेप 2 मुझे निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, ट्रांसफर डिपार्टमेंट मतलब भेजने वाले डिपार्टमेंट का, भेजने वाले डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलो जी, अब इस वाले एग्जांपल में तो मैंने खुशखबरी कर दी, क्या कर दी सर, इस वाले एग्जांपल में तो मैंने बोल दिया कि सब उसने कितना कमाया, 20% ऑन सेल्स कमाया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाए तो सर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो फॉर्मूला देखना क्या होगा, फॉर्मूला होगा जीपी निकालना है यार, फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है जी। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो सर मैं एक बार डिपार्टमेंट 1 का भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहता हूं, बनाओ सर। टू ओपनिंग स्टॉक जय सियाराम नहीं है मान लो, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं ना अभी अपन। टू परचेज, कितना परचेज किया, मान लो 20 लाख का परचेज किया। इस डिपार्टमेंट की क्या फिलोसफी है, मैं 20% प्रॉफिट कमाकर गुड्स बेचता हूं, 20% प्रॉफिट कमाकर गुड्स बेचता हूं ऑन कॉस्ट, मैं ऊपर वाले एग्जांपल को छोड़ दो, ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स निकालें, नहीं सर मैं, चलो ऑन सेल्स मान लेते हैं, मैं कितना कमाकर बेचता हूं, सेल करता हूं, 20% प्रॉफिट कमाकर बेचता हूं। इसने 10 लाख रुपए का माल बेचा, कितने में बेचा सर, 10 लाख रुपए का माल बेचा 12 लाख में, और बाय ट्रांसफर डिपार्टमेंट 2, और डिपार्टमेंट 2 को भी कितना प्रॉफिट कमाकर भेजता है, 20% प्रॉफिट कमाकर भेजता है, तो सर कितने में बेचा, मान लो 6 लाख में भेजा, अच्छी बात है। सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, सुनना, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 3 लाख, प्लीज, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 3 लाख। सर 3 लाख कैसे आया, ये बताओ, ये ग्रॉस प्रॉफिट किस पे कमाया गया है, ये सेल्स पे कमाया गया, अच्छी बात है। क्या ये डिपार्टमेंट 2 को भेजा तब प्रॉफिट कमाया था या नहीं कमाया था, अरे भाई
सेल्स पे प्रॉफिट कमाया 2 लाख समझ में आता है, लेकिन जब डिपार्टमेंट 2 को भेजा तब भी तो 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था कि नहीं कमाया था? कमाया था ना। तो मेरा प्रॉफिट 3 लाख का हो गया और मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 12 लाख प्लस 6 लाख 18 लाख माइनस 23 लाख, कितना हो गया? 5 लाख हो गया। अच्छी बात है, मुझे पता था 5 लाख ही आएगा। अब मैं जो समझाना चाहता हूं समझाओ। मैंने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, ये 3 लाख का प्रॉफिट किस पे कमाया? सेल्स पे कमाया या सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस पे कमाया? सर ये मैंने सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस में कमाया। तो मेरा यहाँ फॉर्मूला अगर मुझे जीपी परसेंटेज निकालना है तो मेरा फॉर्मूला 3 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 करके नहीं आएगा। आप चेक कर लो, 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 25% हो गया। मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 लाख डिवाइड बाई 12 लाख प्लस 6 लाख, ये करोगे तो 20% आएगा, क्योंकि यहां पर ये 3 लाख का प्रॉफिट इस पर प्लस इस पर कमाया गया है। तो मेरा फॉर्मूला मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस, ये फॉर्मूला होगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला होगा। और ये वाला फॉर्मूला हेल्प करेगा आपको जीपी परसेंटेज निकालने में। सर आपने अपॉन जीपी अपॉन सेल्स तो सही है, अपॉन ट्रांसफर प्राइस क्यों किया? अरे सर ट्रांसफर प्राइस इसलिए किया क्योंकि ट्रांसफर प्राइस में भी प्रॉफिट, ट्रांसफर प्राइस की वजह से भी प्रॉफिट आया है। हिमांशु पूछेगा अगर सर ट्रांसफर हम कॉस्ट पे करें तो सर अगर कॉस्ट पे करो तो फिर ट्रांसफर प्राइस नहीं आएगा, वो जेन्युइन चीज है। अगर कॉस्ट पे करो तो ट्रांसफर प्राइस नहीं आएगा। लेकिन मैं तो मान रहा हूं फिलहाल कि सब ट्रांसफर मैं किस पे कर रहा हूं? सेल्स वैल्यू पे कर रहा हूं। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, इससे मेरा जीपी परसेंटेज आ जाएगा। अब स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 मुझे निकालना है जो मेन चीज है, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, और फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, बड़ा प्यारा, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। क्यों भाई? आराम से स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 क्यों? अच्छा इसमें मैं फिलहाल मान लू कितना आंसर आ गया मेरा? 20% ऑन सेल्स आ गया था, ठीक है। तो कितना आएगा? 2,40,000 स्टेप 1 है, इसी में प्रॉफिट इंक्लूड है। कितना प्रॉफिट कमाया? 20% कमाया। सर आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 2,40,000 इंटू 20%, कितना आ गया सर? 48,000 आंसर आ गया। लो सर, ये मेरा आंसर आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये खेल है असली जिंदगी का। अगर ये काम हो गया तो मेरी मौज हो जाएगी। समझ में आया? थोड़ा सा एग्जाम्पल्स करेंगे खूब सारे। अब कुछ चीजें जो एग्जाम में गलती करेंगे। पहली चीज, सर स्टेप 1 किसका निकलेगा? ब्रैकेट में लिखो रिसीविंग डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट का किसका निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक किसका निकलेगा? रिसीविंग डिपार्टमेंट का निकलेगा। किसका निकलेगा? जो डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव करता है उसका निकलेगा। किसका निकलेगा सर? जो डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव करता है उसका निकलेगा। क्लियर है? किसका निकलेगा सर? रिसीविंग डिपार्टमेंट का निकलेगा। चलो, अरे भी क्लोजिंग स्टॉक उसी का तो निकलेगा। स्टेप 2 किसका निकलेगा? जो डिपार्टमेंट भेज रहा है उसका निकलेगा। और स्टेप 3 सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका एक एग्जांपल करेंगे अपन साथ में, ताकि वो समझ में आ सके हमने किया क्या है। अच्छा समराइज कर लो थोड़ा सा। मैंने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला है। सर अनरियलाइज प्रॉफिट क्यों निकाला है? अनरियलाइज प्रॉफिट इसलिए निकाला है क्योंकि कंपनी कोई भी प्रॉफिट तब तक नहीं दिखा सकती जब तक वो एक्चुअल में अराइज ना हो जाए। और कई बार हमारे क्लोजिंग स्टॉक में हमारा ही प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है, तो हमें वो प्रॉफिट हटाना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा सर इसकी आप एंट्रीज करा दो। एंट्रीज क्या होंगी? क्या करा दो सर? एंट्रीज करा दो ताकि ये कॉन्सेप्ट खत्म हो। तो सब एंट्री क्या होगी इस 48,000 की? ठीक है जी। 48,000 की एंट्री क्या होगी? तो सब मैं यहां एंट्रीज कर रहा हूं। एंट्रीज ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट। हाँ जी, क्या एंट्री होंगी सुनना। ये बताओ, मुझे प्रॉफिट कम करना है। मुझे क्या करना है? मेरा प्रॉफिट कम करना है। तो क्या करूं? बोलो भी मुझे प्रॉफिट कम करना है। तो सर प्रॉफिट कम करना है तो P&L अकाउंट डीआर आएगा, मानते हो?
पी एंड एल अकाउंट डी आर आएगा। तो बेटा यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, देखना पी एंड एल अकाउंट डी आर टू, इस प्रॉफिट को शेयर कर देंगे, भी स्टॉक में इंक्लूड है ना, टू स्टॉक रिजर्व के नाम से एंट्री कर देंगे, और रिजर्व स्टॉक में से कम होकर दिख जाएगा। पी एंड एल अकाउंट डी आर टू स्टॉक रिजर्व। अच्छा, अब एक बात सर, ये पी एंड एल अकाउंट किसका ले रहे हैं, डिपार्टमेंट 1 का या डिपार्टमेंट 2 का? अरे भी डिपार्टमेंट 2 का तो ले नहीं सकते, उसने तो कमाया ही नहीं। डिपार्टमेंट 1 का लोगे तो वो बुरा मान जाएगा। किसका लेंगे, GENERAL, जनरल पी एंड एल अकाउंट डी आर टू स्टॉक रिजर्व। क्या जनरल मतलब किसके पी एंड एल से कम होएगा, ये कंपनी के प्रॉफिट से कम हो जाएगा, और हमें उसी से मतलब है। अच्छा, एंट्री ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सही कर लेना, ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब एंट्री ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री उल्टी कर देंगे, एंट्री हो जाएगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट डी आर टू जनरल पी एंड एल, जनरल पी एंड एल अकाउंट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डी आर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। ऐसा करते ही आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। ये कहानी है मेरी इस कॉन्सेप्ट की पूरी की पूरी। ठीक है जी, अब एक एग्जांपल ट्राई करेंगे, जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो एग्जांपल जो मेरे नोट्स में दिया हुआ है उसी को कर ले भाई, अमाउंट्स वो ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, मैं सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ। हाँ जी, आइए। ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स ऑफ 50,000 प्लस 20%। एक डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफर करता है 50,000 रुपए का 20% प्रॉफिट कमाकर टू डिपार्टमेंट बी। डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट बी का कितना खर्चा लगा, 30,000 रुपए का लगा। अच्छी बात है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी कर लेना, ऑफ डिपार्टमेंट बी एट द एंड ऑफ द ईयर 15,000। कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो जी। स्टेप 1, पहले कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर पार्ट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी का फॉर्मूला क्या बताया था, देखना मैंने फॉर्मूला बताया था मैंने, क्लोजिंग स्टॉक, फॉर्मूला लिख लेना भी 2-3 क्वेश्चंस में ताकि याद हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक अपॉन ट्रांसफर प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रांसफर प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मल्टीप्लाई ट्रांसफर प्राइस। ये क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों में से बचा है और मुझे इसका हिस्सा निकालना है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना बचा है, 15,000। तो 15,000 डिवाइड बाय ट्रांसफर प्राइस कितनी है सर, कितनी है सर 50,000। गलत आंसर सर, 50,000 में उसने 20% जोड़कर भेजा था, तो कितना आएगा 50,000 प्लस 20%, कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साहब, 60,000 आ जाएगा। लिखें जी कितना आएगा, 60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है सर, 30,000 है। लो साहब 30,000 आ गया, मल्टीप्लाई ट्रांसफर प्राइस कितनी है 60,000। अच्छी बात है। कितना है सर, देखिए 15,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 60,000, कितना आया साहब 10,000 रुपये आया। कितना आया 10,000 रुपये। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये 10,000 आपके 15,000 का पार्ट है, ये 10,000 15,000 का पार्ट है जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूड है। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। हाँ साहब, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, भेजने वाला डिपार्टमेंट इसमें कौन सा है, डिपार्टमेंट 1 है। ठीक है जी, वैसे फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लें पहले, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस इनटू 100।
ठीक है, लेकिन कुछ इस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा खुशखबरी मैम 5 मिनट में आया मैं। गिवन है सर, कितना अवेलेबल है 20% ऑन कोस्ट। लो जी मौज कर दी, कितना है 20% ऑन कोस्ट है, ये भी मौज कर दी। स्टार्ट करें सर, कहां दे रखा है, अरे दे तो रखा था 20% ऑन कोस्ट, हमने 50,000 पे निकाला ना, अच्छी बात है। स्टेप 3 हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है जी, तो सर फॉर्मूला क्या बनता है, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, साथ में कर रहा हूं ना मेरे, स्टेप 2, तो स्टेप 1 कितना है 10,000, तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, ये सेल्स वैल्यू हो गई, तो इंटू स्टेप 2 है 20% ऑन कोस्ट, कोस्ट 100 है तो सेल कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, तो 20 डिवाइड बाय 120। सो देख लो कितना आंसर आएगा, 10,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, कितना आ गया 1667 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसकी अगर मैं एंट्री करना चाहूं तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी देखना, जनरल P&L अकाउंट DR टू स्टॉक रिजर्व, कितना 1667 एंड 1667। लो सर ये काम कंप्लीट हो गया, ये काम एकदम कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ थोड़ा सा, हाँ सर क्लियर हो गया, चलो जी आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं, क्या पता क्या नहीं है। इसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक का फंडा और दे दिया आपको, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है सर, इट्स ओके। हाँ जी, अच्छा ये एग्जांपल वीडियो पॉज करो, खुद करो, आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मैं करा ही रहा। ठीक है जी, करो खुद ही। हो गया काम, बैटर बनाएंगे बस 5 मिनट में करता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ है ना। चलो एग्जाम्पल 2, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इज 90,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 150। इन दोनों में मुझे प्रॉफिट निकालना है ऑब्वियसली। गुड्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 6 लाख, प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट कमाया 25% ऑन सेल्स, अच्छी बात है। एंड प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर 25% ऑन कोस्ट, और जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किया उसमें कौन सा कमाया 25% ऑन कोस्ट कमाया। कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक रिजर्व एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इतना सा क्वेश्चन है। स्टार्ट करें, करो जी आंसर। तो सर एक चीज अज्यूम कर ले पहले, सल्टे आपत्ति, हम हमारा क्वेश्चन किसके हिसाब से करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट एज पर FIFO फिफो मेथड। सर क्या फर्क पड़ेगा देख लेंगे, एज फिफो मेथड सर एवरेज से फिलहाल नहीं सीख रहे, फिफो मेथड से ही करेंगे, बहुत इजी पड़ेगा। पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा निकालना है, ओपनिंग वाला निकालना है। तो सर स्टेप 1, मैं इसको सीधा कर देता हूँ, इजी पड़ेगा ओपनिंग। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 90,000 ही आ जाएगा। सर क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितना डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ कुछ नहीं दे रखा। स्टेप 2 क्या आ जाएगा सर हमारा 25% ऑन सेल्स आ जाएगा, अच्छी बात है। और स्टेप 3 हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90,000 इंटू 25%, 22,500। लो जी मौज हो गई सब। अब इसकी एंट्री क्या होगी सर, वो भी कर दो सल्टे। अरे तो एंट्री क्या होगी, हमने जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एंट्री करी उसकी रिवर्स एंट्री कर दें। सो सर एंट्री क्या होगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल P&L 22,500। सर बहुत इजी था ये तो। हाँ जी, अब स्टेप, अब आइए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट।
मजा आने वाला है। हाँ साहब, कैसे मजा आने वाला है, स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 मैं पूरा डिटेल में करूंगा, प्लीज प्लीज पूरा लिखना। कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 2 मतलब जिसके पास है। फॉर्मूला क्या होगा सर? क्लोजिंग स्टॉक अपॉन ट्रांसफर प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इनटू ट्रांसफर प्राइस। तो सर क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हमारा? सर बचा हमारा 150 अपॉन 6 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए सर? अरे सर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए? अरे सर इसमें तो मौज ही कर दी। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए सर? 0। मौज हो गई सर, है ही नहीं। अच्छी बात है सर। तो फिर हमारा ट्रांसफर कितना है? इंटू 6 लाख करोगे तो सर कितना आंसर आ जाएगा? पूरा 1.5 लाख का 1.5 लाख गुड्स वो है जो हमको किससे मिला है? किससे मिला है सर हमको? ये हमको मिला है पूरा का पूरा गुड्स किससे? डिपार्टमेंट 1 से। हाँ जी। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, सर फीफो मेथड क्यों लिखा? एक्चुअल में जो मेरा स्टॉक बचा ना 150 का, वो किस में से बचा है? वो पूरा पूरा 6 लाख में से बचा है। इस 90,000 में से नहीं बचा है। मैंने क्या माना है? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले खरीदा वो सबसे पहले बेचा। मैं ये 90,000 वाला गुड्स ऑलरेडी सेल कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं? सेल कर चुका हूं। इसलिए इसको हम वापस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? यहां तक बात क्लियर हो गई सर? एकदम क्लियर हो गई। अब तो सर फर्जीवाड़ा हो गया एकदम। स्टेप 2 क्या आंसर आएगा जरा देखना। कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज ऑफ किसका? ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का। ट्रांसफरर डिपार्टमेंट का। ठीक है साहब। फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर प्राइस इनटू 100। अरे सर टाइम पास करा रहे हो? हाँ जी टाइम पास करा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी गिवन है। सर कितना गिवन है? 25% ऑन कॉस्ट है। ऑन कॉस्ट है। चलो अच्छी बात है। अब स्टेप 3 कर दें। सर स्टेप 3 कर दो। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। हाँ जी ठीक है साहब। करें कितना आएगा? 150 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, सेल्स पेयर है। ठीक है जी। तो 1,50,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125। कितना आंसर आ गया साहब? 30,000 आंसर आ गया। लो जी सर, ये बात क्लियर हो गई होगी इजीली। सर एंट्री भी कर दो। सर एंट्री क्या हो जाएगी सर इसकी? एंट्री हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी? मैं तो भूल गया सर। क्या एंट्री हो जाएगी? सोचो सोचो। अरे सर खर्चा, खर्चा है जनरल पी एंड एल अकाउंट DR टू स्टॉक रिजर्व। कितना आ गया सर? 30,000 आ गया। लो जी साहब, ये इस कॉन्सेप्ट की कहानी थी। ये कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया होगा और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा मैंने आपको क्या करा है। लो जी, लेक्चर भी खत्म हो गया, लेकिन आपकी इच्छा के लिए मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि वो क्लियर हो जाए। हाँ जी, लिखो लास्ट एग्जांपल। डिपार्टमेंट ए सेंड गुड्स of rupees 5 lakh with of rupees 20 lakh plus 20% प्रॉफिट। अच्छी बात है। डिपार्टमेंट बी डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 3 लाख। डिपार्टमेंट बी परचेज कितना? कितना कर लो सर? ये कर लो 4 लाख। अच्छी बात है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी इज इक्वल टू 2 लाख। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है जी, करें स्टार्ट? करो जी। स्टेप 1 में डायरेक्ट कर रहा हूं। स्टेप 1 आप हेडिंग लिख लेना क्या? कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर पार्ट। आप खुद करोगे पहले तो, सॉरी खुद करोगे, कंप्लीट करने के बाद आंसर मिलाओगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर पार्ट
ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन डिपार्टमेंट बी। हाँ जी, कितना आंसर आएगा? फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख अपॉन ट्रांसफर प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कितना आएगा? 6 लाख आएगा सर। 6 लाख क्यों आया? 5 लाख प्लस 20% में भेजता है अगला, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ? 3 लाख। अब ये बताओ मुझे छोटी सी बात, ये 4 लाख भी आएगा क्या? तो आंसर आएगा ये 4 लाख भी आएगा क्या? हाँ सर, ये 4 लाख भी आएगा, ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। अरे भी जो आपका 2 लाख बचा वो अब इन तीनों में से बचा है, इन तीनों में से बचा है, तो ये 2 लाख के नीचे तीनों के तीनों आएंगे इंटू 6 लाख। बस ये नई चीज थी, बाकी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। 6 प्लस 3 प्लस 4 13, 2 लाख डिवाइड बाय 13 लाख इंटू 6 इंटू कितना? 6 लाख। 92307 92307। स्टेप 2 अवेलेबल है सर। कितना अवेलेबल है? दे रखा है मुझे 20% ऑन कॉस्ट। अच्छी बात है। तो स्टेप 3 में कितना आ जाएगा सर आंसर मेरा? आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा? 92307 इंटू 20 डिवाइड बाई 120, 15384, 15384। ये आपका स्टॉक रिजर्व हो गया। ठीक है जी, ये पूरी कहानी है, आराम से समझो। अब जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस दे रखे हैं, नोट्स में क्वेश्चन दे रखे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।